आज के कहानी का शीर्षक है शादी। लखनऊ से करीब 45 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था नगरिया। यहाँ गंगा की एक पुरानी सहायक नदी बहती थी जिसे लोग अब सिर्फ काली नदी कहते थे क्योंकि उसका पानी काला पड़ गया था फैक्ट्रियों के कचरे से। कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसके दरवाजे पर अब भी लकड़ी की तख्ती लगी थी, श्री राम निवास रामलाल वर्मा। रामलाल अब 58 के थे। सफेद धोती कुर्ता, माथे पर चंदन का तिलक, हाथ में हमेशा एक पुरानी सी चाबी की गुच्छी। हवेली अब सिर्फ नाम की रह गई थी। ऊपरी मंजिल की छत टपकती थी, कई कमरे बंद पड़े थे और आंगन में अब सिर्फ एक तुलसी का पौधा बचा था जो सरोजिनी रोज पानी देती थी। उनके 3 बच्चे थे। श्याम 27 साल, दुबई में मजदूरी करता था। पहले क्लर्क था, अब साइट पर सुपरवाइजर बन गया था। हर महीने 60-70 हजार भेजता था। कृष्ण 23 साल, लखनऊ में भी टेक अंतिम वर्ष, लेकिन पढ़ाई छूटती जाती। राधा 19 साल, BA द्वितीय वर्ष, घर पर रहती थी, कॉलेज जाती थी और शाम को 2 बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। रामलाल की जिंदगी में 2 ही चीजें बची थीं, बच्चों का भविष्य और सरोजिनी का चेहरा जो अब भी मुस्कुरा लेती थी जब रामलाल पुरानी बातें याद करते। 1 नवंबर की सुबह, कोहरा इतना कि सामने वाला घर भी धुंधला दिखता था। रामलाल आंगन में अखबार पढ़ रहे थे, तभी फोन आया। नंबर दुबई का। पापा, श्याम की आवाज, थकी हुई लेकिन खुश। बोल बेटा, सब ठीक? पापा, एक बहुत अच्छा ऑफर मिला है। कंपनी ने प्रमोशन दिया है। अब सैलरी 1.20 लाख महीना हो जाएगी, लेकिन 4 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। रामलाल का दिल जोर से धड़का। 4 साल, इतने लंबे? हाँ पापा, लेकिन इस बार कंपनी फैमिली वीजा भी दे रही है। मैं मम्मी पापा को भी ले जा सकता हूँ। राधा और कृष्ण को भी बाद में बुला लेंगे। वहां का स्कूल कॉलेज बहुत अच्छा है। रामलाल की आंखें भर आईं। सच में बेटा? सच पापा, बस एक बार 10 लाख रुपए कंपनी को सिक्योरिटी के लिए जमा करने हैं। 4 साल बाद पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, जोड़ ब्याज। रामलाल ने पूछा, इतने पैसे? पापा, मैंने गांव में जो जमीन है न 3 बीघा, उसकी बिक्री हो जाएगी तो 12-13 लाख आ जाएंगे। बाकी मैंने कुछ बचत की है, आप बस हाँ कर दो। रामलाल ने फोन रखा और सरोजिनी को बुलाया। पूरी बात बताए। सरोजिनी ने कहा, रामलाल जी, इतनी दूर मैं तो कभी प्लेन में बैठी नहीं। अरे बेटा, साथ होगा ना, और वहां सब सुविधा है। उस रात परिवार की बैठक हुई। कृष्ण ने कहा, पापा, अगर हम सब साथ चले गए तो मेरा कॉलेज। राधा ने कहा, मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर लूंगी। आखिरकार फैसला हुआ, हाँ। अगले 3 महीने हड़बड़ी में बीते। 3 बीघा जमीन बिकी, 11.8 लाख मिले। रामलाल ने हवेली का एक हिस्सा गिरवी रखा, 4 लाख और मिले। कुल 15.8 लाख हो गए। 10 लाख श्याम के खाते में ट्रांसफर कर दिए। बाकी पैसे से नई साड़ियां, सूट, सामान पैक किया। श्याम ने कहा था कि 20 दिन में वीजा और टिकट आएंगे। 20 दिन बीते, कोई खबर नहीं। 40 दिन बीते, फोन स्विच ऑफ, व्हाट्सएप पर मैसेज डिलीवर नहीं हो रहे। रामलाल ने दुबई वाली कंपनी को ईमेल किया। जवाब आया, हमारे रिकॉर्ड में श्याम वर्मा नाम का कोई कर्मचारी नहीं है। रामलाल के पैर कांप गए। कृष्ण ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, दुबई की बात है, साइबर क्राइम में डाल देते हैं, लेकिन रिकवरी की उम्मीद कम है। घर में मातम छा गया। सरोजिनी बिस्तर पर पड़ गई। खाना पीना छोड़ दिया। राधा कॉलेज जाना बंद कर दिया। कृष्ण रात रात भर जागता, श्याम के पुराने मैसेज पढ़ता। एक रात रामलाल आंगन में बैठे थे, तुलसी के पौधे के पास। अचानक राधा आए। पापा, मुझे लगता है श्याम भैया जिंदा हैं। कैसे बेटी? उसने आखिरी मैसेज में लिखा था, पापा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं खुद घर पहुंच जाऊंगा। वो वादा था, वो वादा टूटने नहीं देगा। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, बस रोया।
7 महीने बाद जून की एक दोपहर, आकाश में काले बादल, बिजली कड़क रही थी। हवेली का दरवाजा खटखटाया गया। राधा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था एक दुबला पतला आदमी, दाढ़ी बड़ी हुई, कपड़े फटे, आंखें लाल, लेकिन चेहरा वही था, श्याम। राधा चीख पड़ी, भैया। श्याम अंदर आया। रामलाल बाहर निकले। सरोजिनी दौड़कर आए, कृष्ण भी। श्याम ने सिर्फ इतना कहा, मैं वापस आ गया। धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आई। वह कंपनी फर्जी थी। जिस व्यक्ति ने श्याम को ऑफर दिया था वह श्याम के ही ऑफिस का एक पुराना सहकर्मी था। उसने श्याम के नाम से फर्जी कंपनी बनाई, 10 लाख लेकर भाग गया। श्याम को शक हुआ तो उसने कंपनी पर शिकायत की। कंपनी ने श्याम को निकाल दिया। वर्क वीजा खत्म हो गया। श्याम के पास पैसा नहीं था। पासपोर्ट जब्त हो गया। वह वहां मजदूरी करने लगा, कंस्ट्रक्शन साइट पर। कभी कभी किसी के फोन से घर को मैसेज करता, लेकिन डरता था कि कहीं और ठगी ना हो जाए। आखिरकार एक भारतीय समाजसेवी संस्था ने उसकी मदद की। पासपोर्ट बनवाया, टिकट दिया और वापस भेज दिया। श्याम के आने के बाद घर में फिर से हलचल शुरू हुई। लेकिन अब पहले जैसा नहीं था। हवेली का एक हिस्सा अभी भी गिरवी था, कर्ज था, जमीन चली गई। श्याम की सेहत खराब हो चुकी थी, किडनी में समस्या शुरू हो गई थी। लेकिन अब सब साथ थे। राधा ने फिर से ट्यूशन शुरू किए। कृष्ण ने डिग्री पूरी की और लखनऊ में एक छोटी सी आईटी कंपनी में जॉब पकड़ ली। श्याम ने गांव में ही एक छोटी सी किराने की दुकान खोल दी। रामलाल फिर से सुबह शाम दुकान पर बैठने लगे। सरोजिनी ने तुलसी के पौधे के पास एक छोटा सा चौकी बनवाया और वहां रोज शाम को दिया जलाने लगी। 1 साल बाद राधा की शादी तय हुई। लड़का लखनऊ का था, सरकारी नौकरी, अच्छा परिवार। श्याम ने दुकान से जो थोड़ा बहुत बचाया था उससे शादी की तैयारियां हुई। कृष्ण ने भी कुछ पैसे दिए। शादी के दिन जब दुल्हन को विदा करने का समय आया तो रामलाल ने राधा के माथे पर हाथ रखा। बेटी, कभी मत भूलना, घर टूट सकता है, पैसा जा सकता है, भरोसा टूट सकता है, लेकिन अगर 4 लोग एक दूसरे का हाथ थाम ले तो वो घर फिर से बन जाता है। राधा रो पड़ी। श्याम ने उसे गले लगाया। कृष्ण ने कहा, दीदी, कभी भी परेशान हो तो फोन करना, हम तीनों हैं ना। सरोजिनी ने सिर्फ आशीर्वाद दिया। जब बारात चली गई तो रामलाल छत पर चले गए। आकाश साफ था, तारे चमक रहे थे। उन्होंने तुलसी की ओर देखा, दिया जल रहा था। धीरे से बोले, भगवान, अब बस इतना ही काफी है।